हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले जैसे हम बात करते थे ना कि दुनिया जो है बाईपोलर में डिवाइड हो चुकी है, फिर यहाँ पर यूनिपोलर हमें सिस्टम देखने को मिला, फिर यहाँ पर जो है वो कह ले कि हमें मल्टीपोलैरिटी देखने को मिल रही है या मल्टीलैटरल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक कह ले कि एक न्यू शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉरेन अफेयर्स के अंदर 2008 के अंदर द एज ऑफ नॉन पोलैरिटी एक आर्टिकल लिखा गया और इसको लिखने वाले थे रिचर्ड हैस। बेसिकली ये बोला यह गया था कि यहाँ पर जो अभी पावर है वो एक जगह पर या दो जगह पर या 8-10 स्टेट्स में नहीं रहेगी, लेकिन बल्कि क्या करेगी, ये फर्दर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और अभी देखा जाए रिसेंटली अगर देखा जाए डान के न्यूज़पेपर में भी इसको जो है वो लिखा गया। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर नॉन पोलैरिटी। अब नॉन पोलैरिटी होती क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब मल्टी पोलैरिटी तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख चुके हैं कि जिस तरह हमें सिस्टम नजर आ रहा है, जिस तरह हमें यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आ रही हैं, इसी तरह नॉन पोलैरिटी में हमें यहाँ पर जो है वो मिडिल पावर्स जिस तरह इमर्ज हो रही हैं डे बाय डे। तो अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड जो है कि एक कह ले के पूरा सिस्टम जो है वो चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें इंडोनेशिया नजर आता है, टर्की नजर आता है, सऊदी अरेबिया नजर आता है, यहाँ पर हमें ब्राज़ील नजर आता है, साउथ अफ्रीका नजर आता है, इंडिया नजर आता है। तो ये वो कंट्री हैं जो बिल्कुल नॉन पोलैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि नॉन पोलैरिटी के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसको बेसिकली रिलेट किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बैलेंस अप्रोच के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो नॉन पोलैरिटी जिसके पास ताकत या पावर ज्यादा होगी तो उसकी तरफ जो है झुकाव का, स्टेट्स का झुकाव जो है वो रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक स्टेट जो है वो मल्टीपल ग्लोबल पावर्स के साथ अपने रिलेशंस कायम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पर इंडिया की या सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो एट द सेम टाइम चाइना के साथ रिलेशन देखने को मिल रहे होते हैं, रशिया के साथ, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें यूएसए के साथ उसके रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान के जियो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की और पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस अगर देखने को मिले तो सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ अगर देखने को मिल रहा है, चाइना के साथ, उसके बाद यहाँ पर यूएसए के साथ। इस तरह अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया के हमें यहाँ पर जो रिलेशंस मिल रहे हैं देखने को मिल रहे हैं, वाशिंगटन के साथ देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली है। अभी रशिया के साथ उनके रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर कह लें कि चाइना का एक विजिट किया है, उनके साथ रिकैलिब्रेशन हुई है शी जिनपिंग और कह लें कि नरेंद्र मोदी के दरमियान में। तो इस तरह अगर देखा जाए तो एक स्टेट कह लें कि मल्टीपल जो है एक ही टाइम कह लें कि रिलेशन जो अपने मेंटेन करते हैं या डिप्लोमेसी को अपनी क्या करती है, बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो डील करती है। तो अगर देखा जाए तो किसी की तरफ जो है वो झुकाव नजर नहीं आता। अगर देखा जाए अभी रिसेंटली यहाँ पर हमें क्राइसिस नजर आया, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को नजर आया चाइना और ताइवान का। हालांकि यहाँ पर चाइना और जो है वो कह लें कि यूएसए की कंपटीशन वॉर भी चल कह लें स्ट्रैटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, ट्रेड वॉर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में हो, चाहे ईस्ट चाइना सी में, उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जिस तरह चाइना और ताइवान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो यहाँ पर जापान भी सामने आ गया, उसके बाद यूएसए भी आ गया। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो कह ले कि जो वन चाइना पॉलिसी की यहाँ पर रिस्पेक्ट की। ठीक है, होता क्या है कि जब आप मिडिल पावर्स क्या करती है, बेसिकली वो होती हैं जिनकी कह ले के कोई सुपर पावर नहीं होते, लेकिन वो एट द सेम टाइम मल्टीलैटरल लीडरशिप भी होते हैं, स्ट्रैटेजिक उनके पास ऑटोनॉमी भी होती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ पर नजर आती है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया की इंडिया की देख ले के एक फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट है, जब उनका दिल चाहता है कहीं भी वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ये टोटली जो नजर आ रहा है इरा एक किस्म का हमें ये नजर आ रहा है यहाँ पर इरा ऑफ नॉन पोलैरिटी, जो अभी डान के पेपर में भी, न्यूज़पेपर के अंदर भी हमने इसको एनालाइज किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। इसके अंदर जो नॉन पोलैरिटी के अंदर सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो यहाँ पर मिडिल पावर्स का हमें नजर आता है। अब मिडिल पावर्स जैसे मैंने पहले कहा कि ये सुपर पावर्स नहीं होती, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें नजर आती है। ये ग्लोबल इश्यूज है या रीजनल चैलेंजेस है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनके अंदर अपना एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हैं। अब टर्की को ही आप देख लें,
टर्की अब कैसे मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर गजा के अंदर जो गजा और यहाँ पर इजराइल के दरमियान में जो वॉर हुई उसके बाद सीज फायर करवाया गया, तो यहाँ पर इजिप्ट के अंदर जो है यहाँ पर से अग्रीमेंट होता तो वहाँ पर भी था। यहाँ पर कतर भी इंपोर्टर रोल प्ले कर रहा है, यूएई भी अपना इंपोर्टर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब इसके जो है यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इस नॉन पोलैरिटी के यहाँ पर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना कि जिस तरह ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आता जा रहा है, जिस तरह हमें रीजनलाइजेशन देखने को मिल रही है, जिस तरह हमें यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज देखने को मिल रही है, जिस तरह हमें यहाँ पर इमर्जिंग मिडिल पावर्स देखने को मिल रही हैं, तो देखा जाए तो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक न्यू चेंज आता जा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स भी बात कर सकते हैं, ग्लोबल चेंजिंग डायनामिक्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड को टच देंगे ताकि दोस्तों आपको जो फाउंडेशन है वो आपको मिल जाए। यहाँ पर फॉरेन फ्रॉम मल्टीपोलैरिटी टू नॉन पोलैरिटी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो अगर देखा जाए हमें आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें जो इरा देखने को मिला, यहाँ पर टू आइडियोलॉजीज के दरमियान में बेसिकली यहाँ पर डिवाइड था। तो एक आपका कम्युनिज्म आता है, दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो कैपिटलिज्म आता है। तो कैपिटलिज्म यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉक था और कम्युनिज्म आपका जो है यहाँ पर अगर देखा जाए ईस्टर्न ब्लॉक नजर आता है जो हमारा रशिया यहाँ पर जो है कर। उसके बाद अगर देखा जाए यूएसएसआर, सॉरी उस वक्त था, तो सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर 1991 के अंदर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो उसके बाद यहाँ पर यूनिपोलैरिटी हमें देखने को मिलती है। तो जब उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर ब्रिक्स आता है, उसके बाद एससीओ आता है। तो अगर देखा जाए तो फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है, एक न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी जो रिसेंटली कह लें कि मल्टी पोलैरिटी से भी जो है आगे शिफ्टिंग होती जा रही है, एक न्यू शिफ्ट आता जा रहा है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नॉन पोलैरिटी, कि जो भी स्टेट जो है अपनी मर्जी से पॉलिसी बना सकती है, जिस किसी स्टेट्स के साथ चाहे वो रिलेशंस अपने कायम कर सकती है, जहां पर नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स के अपने नजर आ रहे हो। ठीक है, ये चीज है। अब देखें बियॉन्ड पोलैरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मल्टीपल अगर स्कॉलर्स की बात की जाए यहाँ पर, तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि स्कॉलर डिस्क्राइब्स अ शिफ्ट पास्ट ट्रेडिशनल मल्टीपोलैरिटी वेयर सेवरल कह लें कि यहाँ पर ग्रेट पावर्स कोएग्जिस्ट टूवर्ड्स नॉन पोलैरिटी कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स विदाउट क्लियर डोमिनेंट पोल्स। उसके बाद अगर अनबैलेंस्ड मल्टीपोलैरिटी की बात की जाए तो राइजिंग यहाँ पर मिडिल पावर्स जिस तरह अमर्ज हो रही हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा है, तो अगर देखा जाए तो अलोंग साइड यूएसए चाइना क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी दैट डिवाइस ट्रेडिशनल बाइपोलर्स और मल्टीपोलर फ्रेम्स। ठीक है, तो जिस तरह ये मल्टीपोलर फ्रेम है या बाइपोलर फ्रेम है उसको बिल्कुल डिफाई कर रही है यहाँ पर ये जितनी भी राइजिंग जो कह लें के मिडिल पावर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें एक इरा ऑफ न्यू नॉन पोलैरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक न्यू नॉर्मल अगर बात की जाए यहाँ पर, अब ट्रेडिशनल जो मिडिल पावर्स है वो बेसिकली आपकी कनाडा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलती है। तो बेसिकली इनकी जो डिप्लोमेसी है इन्होंने अपनी कह लें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक मेंटेन करके रखी हुई है। और इसी तरह जब नॉन पोलैरिटी का जब इरा आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह ये लोग जो अपने डिप्लोमेसी को बैलेंस अप्रोच के साथ मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर डिमांड फ्लेक्सिबल अलायंस अडॉप्टिव कोऑपरेशन टू नेविगेट एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर। एक चीज यहां पर, अब इसके चैलेंजेस देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं इस चीज को। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम खुश होते हैं ना कि मल्टीलैटरल सिस्टम होना चाहिए, मल्टी पोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा रीजनल लेवल के ऊपर। अगर देखा जाए हर स्टेट यही कहेगी कि मेरा रीजनल लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजिक अगर बोला जाए या हेजमनी होनी चाहिए, डोमिनेंस पावर होनी चाहिए, डिस्कोर्स ऑफ पावर होनी चाहिए यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर। जिस तरह चाइना हमारा यहाँ पर नेबर कंट्री है या हमें इंडिया यहाँ पर नजर आता है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए जब मल्टीपोलर सिस्टम होगा या नॉन पोलैरिटी होगी तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है या क्लैशेस हैं वो भी बढ़ते नजर आएंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए करेंसी वैल्यू देखा जाएगा तो कौन सी करेंसी के जरिए यहाँ पर ट्रेड की जा सकेगी, हर यहाँ पर स्टेट यही कहेगी कि हमारी करेंसी में यहाँ पर ट्रेड की जाए। अगर देखा जाए तो यह मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस भी नजर आते हैं, जहां पर अगर देखा जाए
इंडिपेंडेंट पॉलिसीज या फॉरेन पॉलिसीज स्टेट्स को जो है राइट मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी देखने हैं, ठीक है। चैलेंजेस हेड की बात की जाए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नजर आती है, यहाँ पर इंक्रीजिंग, जिस तरह ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन, जिस तरह दुनिया टुकड़ों में, पीसेज में यहाँ पर डिवाइड हो रही है, सेगमेंटेड हो रही है यहाँ पर, तो अगर देखा जाए हिंडर्स अ यूनिफाइड क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो अगर देखा जाए जो यूनिफाइड क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो उनको क्या करेगी, बिल्कुल रुकावट पैदा करेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए राइजिंग पोलराइजेशन एलिवेट रिस्क ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पर किधर, जिस तरह पोलराइजेशन बढ़ रही है यहाँ पर देखने को, तो किस तरह एलिवेट क्या करेगी, और ज्यादा उभरेगी रिस्क ऑफ द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। उसके बाद डिप्लोमेटिक डेडलॉक बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है वो बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा यहाँ पर। अगर देखा जाए अब्सेंस ऑफ क्लियर पावर सेंटर्स थ्रीटन्स ट्रेडिशनल स्टेबिलिटी, अगर जो ट्रेडिशनल स्टेबिलिटी हमें जो यहाँ पर मेंटेन नजर आती है, क्या दोस्तों वो नजर आएगी अगर मल्टीपल सिस्टम यहाँ पर नजर आता है, या नॉन पोलैरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है। हम बात तो करते हैं, खुश भी होते हैं यहाँ पर कि मल्टीपोलर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये मल्टीपोलर सिस्टम आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं ना, कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, इसके जो है वो कह ले के सीधा सीधा बोलो तो ब्राइट फ्यूचर भी है और डार्क फ्यूचर भी हमें नजर आता है, ठीक है। इसी तरह ये हाल है इसका। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज अगर की बात की जाए, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नजर आएगी। उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, मल्टीलैटरल इनके पास सिस्टम हमें देखने को मिलेगा हर स्टेट्स का, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर डाइवर्स डिप्लोमेटिक पाथवेज हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद ग्रेटर अर्जेंसी ऑफ मिडल पावर्स इन शेपिंग आउटकम्स। उसके बाद फ्लेक्सिबल कोलिशन बिल्डिंग अक्रॉस द इश्यूज, न्यू फ्रेमवर्क्स फॉर मैनेजिंग ओवरलैपिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हैं उनको यहाँ पर डील किया जा सकता है, ठीक है। Understanding this fundamental shift is crucial for navigating 21st geopolitics marked by overlapping conflicts, इकोनॉमिक कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल राइवलरी, जिस तरह हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मैंने पहले भी बताया कि अगर हम नॉन पोलैरिटी को देखते हैं या मल्टीपोलर यहाँ पर सिस्टम हमें देखने को मिलता है, तो ये अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आएगा। तो इस तरह अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये कि नॉन पोलैरिटी में नेक्स्ट होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट। तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।